Welcome everybody to this new lecture of our book Electrodynamics. Today we will discuss about a new topic of our syllabus, that is the retarded potential, and try to develop some mathematical concept belonging to this particular topic, retarded potential. So before we start this particular topic, so let us make some generalization about this topic, the retarded potential. Before we reach this type of topics, first we have to be discuss about some general phenomena and general experience in our daily routine life belonging to this particular topic, the retarded potential. So आपने ये महसूस किया होगा और देखा होगा, एक साइंस से रिलेटेड बात आपने सुनी होगी कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो हम तक पहुंचने में एक्चुअली 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लेती है. आई थिंक 34 सेकंड और समथिंग लाइक दैट. सो मोर देन 8 मिनट्स यू कैन से दैट. सो अभी जो हम ये टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, एक्चुअली ये टॉपिक इन चीज़ों से बहुत रिलेटेड है और आपको थोड़े से जनरल जो आइडियाज़ हैं अपने माइंड में कुछ इस तरह से रख कर आपको इस टॉपिक की तरफ बढ़ना पड़ेगा. तो बेसिकली मेरा जो मीनिंग है, जो मेरा जो एम है, टारगेट है यहाँ आपको इन चीज़ों से फैमिलियर करने का, वो ये है कि एक्चुअली जो सूर्य की पहली किरण आप तक पहुँची है, वो क्या सूर्य से भी तभी आई है या चली है जब वो आप तक पहुंची है. यानी कहने का मतलब ये है कि सूर्य से आप तक पहुंचने वाला कोई भी प्रकाश कण, या आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, कि कोई भी फोटोन जो सूर्य से 8 मिनट 34 सेकंड से 34 सेकंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक दैट इज समथिंग लाइक 34 सेकंड, 8 मिनट एंड 34 सेकंड, और 8 मिनट और 14 सेकंड, समथिंग लाइक दैट. सो सूर्य से जो फोटोन अब से जो अब आपके पास पहुंच रहा है, वो 8 मिनट कुछ सेकंड पहले वहां से चला होगा, और 8 मिनट कुछ सेकंड बाद वो आप तक पहुंचा होगा. क्योंकि आप ये इस कंसेप्ट को इसलिए जान पा रहे हैं कि बिकॉज आप एक फैक्ट को जानते हैं कि दैट द सनलाइट और लाइट वेव और लाइट रेज travels with the speed of light, that is the speed of light that 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. अब ये एग्जांपल है कि जो, और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी ट्रेवल करती हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो आप अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करें कि, और एक जो अलग इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है, इन दोनों को कोरिलेट करके, कि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो यूज है, मैक्सिमम यूज है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम में है. कम्युनिकेशन सिस्टम में है यानी, और कम्युनिकेशन सिस्टम के बहुत सारे तरीके हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, और उन कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ खामियां थी जिसके कारण जो वेव गाइड वाला कंसेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किया इनटू आवर सिलेबस, वो हमारे इंटरेस्ट में आया, वो हमारे यूज में आया था, वेव गाइड. लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, और कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है कि अगर आपने कोई मैसेज अभी यहाँ से कहीं सेंड किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो चैनल है, जो कम्युनिकेशन चैनल है, वो कुछ समय लेगा. यानी किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आप किसी मैसेज को किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप सेंड करते हैं, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मैसेज किसी दूसरी जगह जहां आपने सेंड किया है वहां पहुंचेगा. तो ये जो टाइम है बीच में, जो उस
कम्युनिकेशन सिस्टम में लगा है, दैट इज नोन एज द रिटार्डेड टाइम। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये सन है और यहाँ आप, ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है जहाँ हम रहते हैं, निवास करते हैं, तो यहाँ से जो फोटोन किसी समय, किसी पर्टिकुलर टाइम टी डैश पे निकला होगा, वो आप तक पहुंचने में जो समय लिया उससे 8 मिनट एंड से 34 सेकेंड, आई थिंक, मुझे ऐसा याद आ रहा है। सो 8 मिनट 34 सेकेंड के बाद वो आप तक, यहाँ जो अर्थ सरफेस पे आप हैं, यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन क्या एक्चुअली वो फोटोन जिस समय आपको मिला है वो उसी समय वहां से चला था? नहीं, यहाँ कोई टाइम लैग है बीच में, यानी इस फोटोन के यहाँ तक पहुंचने में कुछ समय लगा है। यानी ये फोटोन यहाँ तक पहुंचेगा आपके पास टी डैश प्लस 8 मिनट एंड 34 सेकेंड्स, इतने समय में। या फिर मैं इसी बात को कह सकता हूं कि ये जो फोटोन यहाँ तक पहुंचा है, ये इतने समय पहले सन पे था। या मैं कह सकता हूं कि टी डैश में से अगर आप 8 मिनट एंड 34 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करें, तो ये फोटोन जो अब अर्थ सरफेस पे है, वो टी डैश माइनस 8 मिनट 34 सेकेंड पहले सन से निकला था। तो दिस, और कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर इस बात को रिलेट किया जाए तो आप इस बात को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये आपका ट्रांसमिटेड एंटीना है और कहीं दूर पे ये कुछ 100 किलोमीटर दूर यहाँ से आपके पास रिसीविंग एंटीना है, ये आपका ट्रांसमिटेड एंटीना है और ये आपके पास रिसीविंग एंटीना है। तो यहाँ से जो मैसेज अभी आप इस समय आपने फॉरवर्ड किया है, इसको रिसीविंग एंटीना तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तो ये जो समय है इसको हम बोलते हैं रिटार्डेड टाइम। एक्चुअली एक और फिनोमिना जो जनरल फिनोमिना इस कॉन्सेप्ट से हमारे डेली लाइफ में रिलेट करती है, वो एक फिनोमिना स्टार्स के भी हैं। स्टार्स के बारे में आप न्यूटन स्टार, डॉर्फ स्टार, ये आप जो सिलेबस है आपका द 4th पेपर, आप वहाँ स्टडी कर रहे होंगे। तो जो स्टार्स है वो हमसे बहुत 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 ज्यादा दूर हैं। तो एक्चुअली जो लाइट स्टार्स की हम तक पहुंचती है, कई बार ये हो सकता है कि जो स्टार आज हमें आसमान में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्टार हो सकता है कुछ साल पहले ही डाई आउट हो चुका हो, क्योंकि वो लाइट स्टार से चलने वाली लाइट आज तक इस डेट पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, एट दैट पर्टिकुलर डेट, यहाँ आज हमें वो दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली ये कंडीशन नहीं है कि वो स्टार आज वहां है। हो सकता है वो स्टार इतनी दूर हमसे हो कि वो कुछ साल पहले ही डाई आउट हो चुका हो। तो ये जो टाइम है, एक्चुअली वो जो लाइट है जो हम तक ट्रेवल करने में उसे इतने साल लग गए, जिससे वो जो स्टार था वो पूरी तरह से डाई आउट हो चुका है। तो जरूरी नहीं है कि जो स्टार आप आसमान में देखते हैं वो आज के स्टार हो, वो प्रेजेंट हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब आप उसको देख रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने यूज किया रिटार्डेड पोटेंशियल की फॉर्म में, यानी पोटेंशियल्स पे हमने इस कंसेप्ट को अप्लाई करके देखा, और जो नए पोटेंशियल हमारे पास आए, द इंटरेस्टिंग पोटेंशियल्स, वो थे रिटार्डेड पोटेंशियल। एक्चुअली इस बात को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आपका मान लीजिए सोर्स पॉइंट है, यहाँ आपका सोर्स पॉइंट है, यानी यहाँ कहीं आपने कोई करंट या फिर कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हैं आपके पास, और ये आपका फील्ड पॉइंट है जिसको मैं P कह रहा हूँ। ये सोर्स पॉइंट है जहां आपके पास कोई चार्ज या करंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और ये फील्ड पॉइंट है आपके पास P, जहां आपने एक्चुअल पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है।
तो कहने का यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि ये करंट या ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इस पॉइंट पे जितना स्केलर या मैग्नेटिक पोटेंशियल फॉर्म करेंगे उसकी वैल्यू, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ सोर्स पॉइंट पे किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या किसी करंट कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के साथ डील कर रहा हूं, तो अगर आप कहते हैं कि रो का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ r डैश और t है, या मैं अब फॉर द टाइमिंग अभी हमने आगे भी यूज करेंगे तो मैं इसको TR लिख रहा हूं, आपको अभी TR का मतलब समझ में आ जाएगा। तो अगर सोर्स कॉन्फ़िगरेशन के कोऑर्डिनेट किसी समय पे ये है, यानी सोर्स यहाँ है एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो जो पोटेंशियल होगा यहाँ वो होगा V, चूंकि ये चार्ज डेंसिटी है इसके कारण जो पोटेंशियल फॉर्म होगा वो एक स्केलर पोटेंशियल फॉर्म होगा, और वो पोटेंशियल होगा एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन R एंड एट एनी पर्टिकुलर टाइम T। तो जो TR में और T में रिलेशन होगा वो होगा TR इज इक्वल्स टू T माइनस R बाई C, यानी ये डिस्टेंस कितनी हुई R। और इस मैसेज को जब यहाँ से, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये जो मैसेज किसी टाइम TR पे यहाँ था वो मैसेज R बाई C टाइम बाद, बिकॉज दिस द डिस्टेंस, दिस द स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। सो वो जो मैसेज जो किसी समय TR पे यहाँ था सोर्स पॉइंट S पे, उस मैसेज को फील्ड पॉइंट P पे पहुंचने में कितना समय लगा, दैट इज द टाइम TR बाई C। सो जो TR का कैलकुलेशन है वो आएगा T माइनस R बाई समय, यानी जो मैसेज अभी T समय पे यहाँ है वो T माइनस R बाई C इस इतने समय बाद, यानी इस समय में से अगर ये समय आप घटा दें तो यही मैसेज जो आज फील्ड पॉइंट P पे है वो T माइनस RC टाइम पहले कहाँ रहा होगा, सोर्स पॉइंट पे रहा होगा। तो ठीक वही जर्नलाइजेशन है जो अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, यानी आप किसी स्टार्स की लाइट की बात करें या बहुत सिंपली जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं दैट इज सनलाइट, तो सनलाइट के बारे में आप डिस्कस कर लें। तो सनलाइट एक्चुअली जो फोटोन किसी समय TR पे सोर्स पॉइंट पे है, यानी सन पे है, सन इज द सोर्स पॉइंट ऑफ फोटोन, TR समय पे वो फोटोन सोर्स पॉइंट पे है यानी सन पे है, वही फोटोन R बाई C टाइम बाद कहाँ होगा, फील्ड पॉइंट पे होगा, यानी अर्थ सरफेस पे होगा। यानी अर्थ सरफेस पे जो टाइम है उसका T वो कुछ इस तरह का होगा। अगर इस टाइम में से जिस समय वो अर्थ सरफेस पे है इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी जिस डिस्टेंस को वो ट्रेवल करके आया है अपॉन द स्पीड ऑफ दैट मैसेज, एंड यू नो दैट द फोटोन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर आप इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करें तो एक्चुअली वो फोटोन दिस माइनस दिस टाइम पहले सन पे था। तो दिस टाइम द TR टाइम इज नोन एज द रिटार्डेड टाइम, और इसी कंसेप्ट को हमें आगे जर्नलाइज करना है, दिस कंसेप्ट को हमें आगे जर्नलाइज करना होगा। सो दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, द रिटार्डेड पोटेंशियल, यानी ऐसे पोटेंशियल्स जो कुछ समय पहले कहाँ थे आज कहाँ है। और कभी कभी हम जब इस टॉपिक को हम जर्नलाइज कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि हम एडवांस पोटेंशियल्स की भी बात करेंगे, या फिर हम जैसे अभी रिटार्डेड टाइम की बात कर रहे हैं तो फिर हम एडवांस टाइम की भी बात करेंगे। ओके, बट लेट्स see some mathematical calculation and some journalization of this topic, that is the retarded time। और retarded time से ही जो concept हमारे पास आए हैं that is known as the retarded potentials। okay, so let's see।
So this is the framework of today's lecture, and here we will go. Okay, so here we will go the retarded potential. Okay, so in electrodynamics, the retarded potentials are the electromagnetic potentials for the electromagnetic field generated by time varying electric current or charge distribution. Time varying electric current, and this is not the steady current as we study in the magnetostatic concept, and this is not the static charge, this is the time varying charge. So in electrodynamics, the retarded potential are the electromagnetic potentials for the electromagnetic field generated by the time varying electric current or time varying charge distribution in the past. So electromagnetic fields propagate with the speed of light, so that potential will also be travel with the speed of light. Maxwell equations in terms of electrodynamic potentials are this. आपने मैक्सवेल इक्वेशन का कन्वर्जन देखा, हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशन थी। इस यूनिट के पहले वाले टॉपिक में हमने उनका कन्वर्जन देखा है कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को हम कैसे कैसे by the introduction of these two potentials, the scalar potential and the magnetic vector potential, इनके इंट्रोडक्शन के बाद हमने मैक्सवेल इक्वेशंस को बदलते हुए देखा है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस का जो फॉर्मुलेशन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टू पोटेंशियल्स आर ऑफ दिस टाइप, दैट इज del 2a minus mu naught epsilon naught del 2a over del t square minus del, this is the Lorentz condition, is equals to minus mu naught j, say this is equation number first, and del square v minus mu naught epsilon naught del 2v plus del over del t del a plus mu naught epsilon del v over del t. This is again the Lorentz condition, is equals to minus rho over epsilon naught, say this is the equation number 2 here. Okay, so on applying the Lorentz condition here, and you know that the Lorentz condition is the divergence of magnetic vector potential plus the time varying scalar potential or rate of change of scalar potential with this constant is equals to 0. So when we apply this condition into equation number first and equation number second, we can get these types of equation, that is del square a minus mu naught epsilon naught del 2a over del t square equals to mu naught j. This equation comes from equation number first. Okay, so put this is equals to 0. So when you put this is equals to 0, the second term is equals to 0. So we are left with del 2a minus mu naught epsilon del 2a by del t square is equals to mu naught j, because this term, because of Lorentz condition, will be 0. So the first equation converted into equation number third as, and when you put this result again into equation number second, then the second term of the equation number second will be 0, and we are left with del 2v minus mu naught epsilon naught del 2v over del t square. This whole term will be 0 and is equals to minus rho by epsilon naught, say this is equation number fourth. This is equation number fourth. Okay. Yes. So for the static case यानी कि जब आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में होते हैं या तो फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हो, और जब भी आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में होते हैं या तो फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते हैं, तो फिर जो करंट है मैग्नेटोस्टैटिक्स में वो टाइम वेरिंग नहीं रहता, और फिर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट में वर्क कर रहे हैं तो फिर जो चार्ज है वो भी स्टैटिक हो जाता है, टाइम वेरिंग नहीं रहता, यानी चार्ज एक जगह स्थिर होता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी ब्रांच को स्टडी करते हैं, और करंट स्टेडी हो जाता है, यानी
करंट टाइम के साथ वेरी नहीं करता जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स जैसी ब्रांच करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एंटर करते हैं तो यहाँ आपको टाइम वेरिंग करंट एंड टाइम वेरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाई देते हैं। ओके, सो स्टैटिक केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर द स्टैटिक केस where potentials does not depends on time, पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं करते, दैट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स द अबाउट टू इक्वेशन बिकम्स। तो ये जो टाइम वेरिएशन है, ये जो टाइम वेरिएशन है, दैट इज द टाइम वेरिएशन ऑफ magnetic vector potential and time variation of scalar potential. These two terms will be zero and we are left with equation number third can be written as del square A is equals to minus mu naught J and del square B is equals to minus rho by epsilon naught. So this is the equation number fifth, and this is the first part of fifth equation. This is the second part of the fifth equation. Okay, this. And these are the famous Poisson equation. दोनों Poisson equation है. These are the older form of Poisson equation, and this is the new form of Poisson equation. And actually, I discussed this type of form earlier with you all. And actually, this is the vector form. This is the equation number first. Is the vector form of equation number second. Actually, these are two, all two are the Poisson equation, but this is the scalar form of Poisson equation and this is the vector form of Poisson equation. Okay, so this, the solution of the equation given by equation number first can be written in this form, that is the potential given by the equation number fifth second part is VR is equals to 1 over 4 pi epsilon naught rho r dash over r, the vector r, into d to dash. I discussed this, the representation of the source point and the field point. I discussed earlier with you about this. So VR given by equation number fifth second part is of this type, and the value of AR, the magnetic vector potential given by equation number fifth first part is of this type, that is sorry, this is mu naught over 4 pi. This is mu naught over 4 pi here. So VR equal to 1 over 4 pi epsilon naught integration of rho r dash over r d to dash, and AR, the magnetic vector potential, can be written as mu naught over 4 pi j r dash over r d to dash. The noticeable thing here in equation number 6 and second is that the potentials here are time independent. यहाँ पोटेंशियल्स टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी इस तरह के जो पोटेंशियल जो इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 हमें देती हैं, इस तरह के पोटेंशियल्स को हम स्टडी करते हैं इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इन द ब्रांच ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं तो ये पोटेंशियल, जिसको हम स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, ये भी टाइम वेरिंग हो जाता है, और जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है ये भी टाइम वेरिंग हो जाता है। यानी ये जो एक्सप्रेशंस हैं ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड आल्सो ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 जैसा हमें सिखाती है इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक रेस्पेक्टिवली, तो वो अब ऐसे नहीं रहेंगे। सो अब क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए, पिछले वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं कि वेयर आर एज ऑलवेज इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पॉइंट आर डैश टू द फील्ड पॉइंट आर। सो नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूज और सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, वो किस पे
एट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं। सो इन नॉन स्टैटिक केस, ये जो फॉर्मूले अभी आपने स्टडी किए बाई गिवन बाई इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, ये स्टैटिक केस के फॉर्मूले, यानी इस तरह का जो डेरिवेशन आप पोटेंशियल के लिए पढ़ते हैं ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, और इस तरह का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए जब आप एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो ये आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम जो ब्रांच स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के केस में ये सोचना पड़ेगा कि जब ये जो पोटेंशियल्स हैं, चाहे वो स्केलर पोटेंशियल हो चाहे वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो, वो जब टाइम वेरिंग हो जाएंगे, यानी ये जो केस हैं अब स्टैटिक्स ना रह के नॉन स्टैटिक केस हो जाएंगे, तब कैसे ये पोटेंशियल आपस में चेंज होंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ। सो लेट्स सी हियर। सो इन नॉन स्टैटिक केस अ फील्ड at point RT corresponding to a source point at R dash and TR such that the source point and field point is related by this type of relation, and I discuss with you this type of relation. The retarded time TR can be given the right time now, which is the time at present, minus the time taken by the signal travel the distance r, and because this news which is communicate from here and go to the point P here, then this news is travel this distance with the speed of light. So the time taken between these 2 points, which this point is R dash TR, where the current and charge configuration are defined, and the distance between this point, which is the source point R dash and TR, and to the field point P, which has the coordinate R and T, then this news taken the time R by C to travel from the source point to the field point. So the retarded time, which is denoted by TR, is given by T minus R by C. इसके बारे में आपसे पहले भी अभी डिस्कस कर चुका हूँ. So this equation is given by this concept, where TR is the retarded time and is represent the signal at field point P at time T should have originate from the source R by C time earlier. Hence, the natural generalization of equation number 6 and equation number 7 can be written. And equation number 6 and equation 7 is here. These are two equations. This is the equation of scalar potential of this form, and this is the equation for the magnetic vector potential of this form. So natural generalization of this form, that और अब सीधे इसका मतलब समझे तो आप ये कह सकते हैं कि आप जब स्टैटिक केस से नॉन स्टैटिक केस में जा रहे हैं, यानी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स से सीधे कहाँ एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तब इन पोटेंशियल्स की जो फॉर्म है वो किस तरह की होगी, ये बात है. तो इन पोटेंशियल्स की जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की होगी जो हमें बताती है इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10. और जो फॉर्म की हम बात करते हैं, अब देखिए ये जो पोटेंशियल है केवल पोजीशन का फंक्शन नहीं है, ये पोटेंशियल अब टाइम का भी फंक्शन है. एंड दिस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो, एंड लुक एट द चार्ज डेंसिटी हियर, r dash which is the position of the source point, and time tr, the charge density now depending on time. And look at here, charge density only depend on position, and position of what? Position of field point. Here look at here, the current density, which is a vector quantity, the current density is the function of position only. And what position? Position of source point, position of source point. So this, and now look at
these two equation, equation number 9 and equation number 10, then you can realize that now in the non-static case or in electrodynamics, the potentials are of this form, that is the scalar potential is the function of position and time and position of field point, and here 1 over 4 pi epsilon naught integration, the same formula, but this time potential is the function of position and time, position of what? Position of field point, and the density, the charge density is also the function of position and time, and position of what? Position of source point, and d dot s the volume of the source point. And also here is the करंट डेंसिटी के बारे में अगर बात करें तो करंट डेंसिटी हमें देगी द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जो फॉर्म होगा वो कैसे कुछ इस तरह का होगा, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ जे आर डैश टी आर, दैट इज the magnetic vector potential is also the function of position and time, and position of what? Position of field point. And here the current density, the volume current density is also the function of position and time, and position of what? Position of source point, and time is the retarded time. यानी ये जो करंट है, ये जो टी आर टाइम पहले जनरेट हुआ था, वो टी आर टाइम वो एट प्रेजेंट इतना मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हमें देगा। ये जो चार्ज डेंसिटी है जो टी आर टाइम पहले जनरेट हुई थी, वो टी टाइम अब एट प्रेजेंट हमें इतना पोटेंशियल देके देगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड टाइम। ओके, तो ये जो करंट डेंसिटी है और ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये कुछ समय पहले जनरेट हो चुकी हैं, और अब जो पोटेंशियल और जो पोटेंशियल्स की फॉर्म है वो अब हमें देखने को मिल रही है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। यानी कुल मिला के यहाँ कुछ ना कुछ टाइम लैग है बाय द जनरेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड द करंट डेंसिटी, एंड ऑल्सो बाय द मीटिंग ऑफ दीज टाइप ऑफ पोटेंशियल्स। यानी ये जो पोटेंशियल्स हमें अब मिले हैं, ये एक्चुअली अभी जनरेट नहीं हुए हैं, इनका जनरेशन कुछ समय पहले हो चुका है, ये मिले अब हमें है। दैट इज द कंसेप्ट। ओके, सो हियर rho dash tr is the charge density that prevails that at point r dash at the retarded time tr, because the integrals are evaluated at the retarded time. These are called the retarded potentials. These potentials are now called as the retarded potentials. Okay, in order to prove the validity of these retarded potential given by equation number 9th and 10th, these potential must have satisfied the inhomogeneous equation. This is the D'Alembert operator, del square v equals to minus rho by epsilon naught, and D'Alembert square D'Alembert operator operating on the magnetic vector potential equals to mu naught J, equation number 12, where D'Alembert operator is given by del square minus mu naught epsilon naught del 2 over del T square is the D'Alembert operator and must meet the Lorentz condition, must meet the Lorentz condition. तो अब अगर इन पोटेंशियल्स की फॉर्म सही है, ये पोटेंशियल इस टाइम पे सही है, तो अब इन पोटेंशियल्स को इस तरह की इनहोमोजेनियस इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो D'Alembert ऑपरेटर के आने के बाद हमें मिली थी, इस तरह की इक्वेशंस को अगर इनका जो फॉर्मुलेशन है वो ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये जो अब हमें रिटार्डेड पोटेंशियल मिले हैं, ये इस तरह की इनहोमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, एंड ऑल्सो these type of potentials must be satisfied the Lorentz conditions. Okay, so students, that's all for now, and meet you into the next one. Till then, thank you.